उनको कहा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गीता ज्ञान संस्थान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के तीसरे दिन का शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि सभी को सुख शांति के लिए रोज राम नाम का जाप करना चाहिए। वहीं राम नाम के जाप को घर घर तक पहुंचाने के लिए धार्मिक और समाज सेवी संस्थाओं को प्रयास करने होंगे। वहीं प्रदेश में 8,400 स्कूलों के 11 लाख विद्यार्थियों ने रामलीला मंचन अभियान में शिरकत की। इस ग्रंथ से प्रेरित होकर गीता ज्ञान संस्थानम में केंद्र में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के प्रयासों से पहली बार बड़े मंच पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। उन्होंने नालंदा से उनको कहा गया था कल सवेरे उनका राज्याभिषेक था, लेकिन तुरंत ही प्रातःकाल में उनको आदेश आया, उनके पिताजी ने बताया उनको बनवास जाना था। लेकिन जिस दिन रात में उनको पता था कि वो सवेरे राज्याभिषेक करने वाले राजा बनने वाले, लेकिन तुरंत ही उनको पता लगा कि आपको बनवास जाना था। उन्होंने अहंकार से कहा, उन्होंने उनका पिताजी का उनका जो है वचन को परिपालन करके देश को एक आदर्श रूप में बताया। उनको कहा गया था बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में मर्डर, घर में घुसकर चाकू से किया हमला, महिला की हत्या। मृतक महिला की उम्र 35 साल बताई जा रही है। महिला के 2 बच्चे हैं। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी बल्लभगढ़ से, जहां सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में मर्डर का मामला सामने आया है। घर में घुसकर चाकू से महिला पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतक महिला की उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। मृतक के महिला के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी बल्लभगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में मर्डर का मामला सामने आया है। घर में घुसकर चाकू से हमला कर महिला की हत्या की गई। मृतक महिला की उम्र महज 35 साल बताई जा रही है। मृतक महिला के 2 बच्चे हैं। फोरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बल्लभगढ़ से, जहां सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में मर्डर का मामला सामने आया है, जहां चाकू से हमला कर महिला की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक महिला की उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। वहीं मृतक महिला के 2 बच्चे हैं। फोरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बल्लभगढ़ से, जहां सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में मर्डर का मामला सामने आया है। पानीपत का दशहरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश भर से कुछ दिन पहले ही पूरे पानीपत का एक अलग ही नजारा देखने को मिला था। जगह जगह रामलीला होती है, साथ ही जगह जगह राम की बारात निकालकर पूरा शहर भक्ति में डूब जाता है। राम भगत हनुमान स्वरूप धारण कर शाम के समय पूरे नगर की परिक्रमा करते हैं और वह नजारा अलग ही होता है। इन राम भक्तों को टूटे हुए रोड से ना गुजरना पड़े, जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से शहर के युवाओं ने ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन
कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और समाज सेवी हिमांशु शर्मा के साथ हनुमान सभाओं के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर पहुंचे और दरी बिछाकर धरना दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान मौके पर मेयर अवनीत कौर के पिता पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने फोन पर युवाओं से बात की और उन्हें गंगापुरी रोड का काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सारी जो मांगे हैं रोड बनवाने की, वो हमारे जो बजरंग बली श्री आराध्य हैं उनके आने जाने के लिए मार्ग सही करवाया जाए और जितना जल्द से जल्द हो सके उसका निर्माण करवाया जाए, ताकि हमारे प्रभु इष्ट श्री हनुमान जी सरकार को, जो कि पानीपत के अंदर बड़े रूप में व्याप्त हैं, जितने अखाड़े हैं सभी अखाड़ों में ये सबसे बड़ा कष्ट का विषय बना हुआ है कि आज हनुमान जी के लिए जहां आने जाने वाले मार्ग हैं उन्हीं मार्गों में खराबी आ चुकी है। उस खराबी के ठीक करने के लिए नगर निगम को बहुत ज्यादा भरसक प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए हम आज सभी लोग बैठे हुए हैं और हम चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके कार्य संपन्न हो। ये अपने लिए आवाज उठा रहे, हिंदू धर्म, सिख धर्म, सभी धर्मों के लिए आवाज उठाते हैं और इनकी मांग कोई अपने लिए मांग नहीं है, इनकी मांग है हनुमान स्वरूप जो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में जब हनुमान स्वरूप निकलते हैं वो घर घर जाते हैं। प्रत्येक घर में एक हमारी आस्था है, हिंदू धर्म की सभी धर्मों की एक आस्था है, वो अपने घर पे हनुमान स्वरूपों को बुलाते हैं और वहां पर भी हनुमान स्वरूप सज धज कर जब जाते हैं तो आशीर्वाद दे के आते हैं। आज ये गहरी नींद में यहाँ के नेता बिल्कुल सोए हुए हैं। मोदी जी ने पूरे विश्व में एक अलग जगाई है, उन्होंने अपने देश को एक ऐसे शिव शंकर भगवान को, महादेव को, हनुमान को, महाकाल को, गंगा मैया को उन्होंने एक साबित करके दिखाया। लेकिन यहाँ के नेता उसके विपरीत चलते हैं। यहाँ के नेता गहरी नींद में सोए हुए हैं, वो मोदी के नाम पे वोट लेना जानते हैं। हमारा नगर निगम पूरी तरह निगम सोया है, जिसको जगाने के लिए आज हमें ढोल नगाड़े लाने पड़े। एक 100 मीटर की सड़क के लिए इनके पास फंड नहीं है। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है, ये काम ही नहीं करना चाहते। और आज भी मैं ये देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इस नगर निगम में कोई एक आधा अधिकारी हुआ तो हुआ, पूरे नगर निगम में आज भी कोई अधिकारी नहीं है। ये ना तो किसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, ना कुछ काम करते हैं। ये आते हैं, अपना तनख्वाहें लेते हैं और घर जाके बैठ जाते हैं। पता नहीं ग्रुप आपने देखे होंगे, कोई यहाँ आके कहे तो सही, मुझे फोन करके तो कहे जी मैं सड़क बनाने को तैयार हूँ, मैं उसके साथ जितनी मेरी क्षमता है मैं भी साथ लगूंगा, बढ़ाए और हम भी साथ लगते हैं। अब 2 दिन शेष रह गए, 3 दिन शेष रह गए हनुमान निकलने के, आपको लगता है 3 दिन में काम हो जाएगा? काम तो अगर ये सरकार चाहे, निगम चाहे तो रातों रात में काम हो जाए। इतना दिन हो गए नहीं किया, आप कहाँ से करेगी? तो तभी जगाने के लिए आज ढोल लेके आए, शायद जाग जाए। मेवात जिले में डिपो धारकों द्वारा की जा रही धांधलेबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा एक मामला नूह के पास गांव निजामपुर और मरोड़ा में देखने को मिला, जिसमें गांव के लोगों ने 2 डिपो धारकों के खिलाफ राशन वितरण प्रणाली में जमकर धांधली करने का आरोप लगाते हुए जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी महेश यादव को शिकायत देकर उसका लाइसेंस रद्द कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी इन डिपो धारकों द्वारा राशन वितरण प्रणाली में धांधलीबाजी करने के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी महेश यादव ने उनकी सप्लाई बंद की हुई है। जानकारी के अनुसार गांव निजामपुर के अब्बास और तारीफ ने जिले के अधिकारियों को शिकायत देकर बताया कि उसके गांव में चाचा भतीजे के नाम से 2 डिपो हैं, जिसमें जमकर धांधलीबाजी की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार शिकायतें करने के बाद भी डिपो धारक अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आ रहे। 2005 से 10 तक सरपंच रहा हूं और जो हमारे जितने भी गरीब आदमी सबकी समस्याओं को सुनते हैं। हम लोग समाज से भी काम करते हैं और अब वर्तमान में भी मेरे भतीजे की घरवाली सरपंच है, जिसके कामों को मैं देखता हूं खुद अपनी पंचायत में। तो मेरे पास कुछ हमारे गांव के गरीब लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें राशन टाइम पे नहीं मिलता है, तो उनकी वजह से मैंने डीएफपीएससी साहब नूह महेश यादव से मैं मिला। उसने हमारे लिए कहा कि नहीं मिलता है तो मैं तुम्हारी जांच करा देता हूं। उसने हमारे गांव फिर 2 अफसर भेजे और उनके साथ
अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो खुद ले गए अफसर उसको, लेकिन रली मिली साजिश करके एक दलाल है कोटरा गांव का जाकिर, वो उसको अपने साथ ले गए। वहां पे वो सरकारी कागज जो गैर कानूनी किसी महकमा से अलग आदमी को देना, जिसकी वीडियो हमारे पास है, वो दोनों अफसर बैठ के नहीं जाकिर के हाथों में वो कागज थमा दिए और वो खुद बयान लेने लग गया। बता दें कि राशन वितरण प्रणाली में जमकर धांधलेबाजी की जा रही है, जिसको लेकर एक नू और के पास निजामपुर और मरोड़ा में ये मामला देखने को मिला है, जहां दो लोगों डिपो धारकों के खिलाफ राशन वितरण प्रणाली में जमकर धांधले करने का आरोप लगाते हुए जिले खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी महेश यादव को शिकायत देकर उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। इतना ही नहीं, इससे पहले डिपो धारकों द्वारा राशन वितरण प्रणाली में धांधलेबाजी करने के मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी महेश यादव ने उनकी सप्लाई बंद की हुई है। जानकारी के अनुसार गांव निजामपुर के अब्बास और तारीफ ने जिले के अधिकारियों को शिकायत देकर बताया कि गांव में चाचा भतीजे के नाम से 2 डिपो हैं। बारिश के बाद डेंगू का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। दरअसल वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती देख स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। फिलहाल डेंगू से बचाव के लिए जिला नागरिक अस्पताल में 20 बेड का वार्ड बनाया गया है, वहीं 12 बेड सामान्य वार्ड और 8 बेड पोर्टेबल अस्पताल में बनाए गए हैं। जिले के डेंगू के 81 संक्रमित केस आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले करीब 1 महीने से जिले में कोई भी डेंगू का नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन वायरल बुखार के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक डेंगू की बीमारी होने पर प्लेटलेट्स घटने के बाद फेफड़ों पर वार करने का ज्यादा खतरा रहता है। डेंगू और वायरल बुखार से संबंधित मरीजों की प्लेटलेट्स घटने से फेफड़ों और पेट में पानी भरने का खतरा बना रहता है। नू हिंसा मामले में 2 मुकदमों में अंतिम जमानत पर चल रहे विधायक मामन खान इंजीनियर को अदालत से 2 मुकदमों में नियमित जमानत मिल गई है। बुधवार को विधायक मामन खान अदालत में पेश हुए और दोनों पक्षों की हुई कई घंटे की बहस में अदालत ने देर शाम तक अपना फैसला सुरक्षित रखा। विधायक मामन खान इंजीनियर को 2 मुकदमों में जहां पहले ही जमानत मिल चुकी थी, वहीं 3 अक्टूबर से 2 मुकदमों में अंतरिम जमानत पर थे। आपको बता दें कि नू हिंसा मामले में पुलिस ने विधायक मामन खान को 148, 149, 150 और 137 नंबर मुकदमे में गिरफ्तार किया था। विधायक मामन खान इंजीनियर की जहां 30 सितंबर को 149 और 150 नंबर मुकदमे में जमानत मिल चुकी थी, वहीं 137 और 148 मुकदमे में 3 अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर थे। हमें टोटल बेल मैटर में रिलीफ मिल चुका है। हमारी एब्सोल्यूट रेगुलर बेल हो चुकी। आज हमें ये न्यायालय पे न्याय की उम्मीद थी। आज बहुत बड़ा रिलीफ मामन साहब को मिल चुका है और
हम ये उम्मीद रखेंगे न्यायालय से कि इन केसों में, चारों केसों में वो बरी होकर चार्ज पे डिस्चार्ज। कोर्ट ने आज बहुत लेट आवर्स में फैसला सुनाया। दोनों केसेस में जो एंट्रीम बेल दी थी ऑनरेबल अजय कुमार शर्मा जी, हमारे लर्निड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जो हैं, उन्होंने आज हुक्म सुनाया है अभी जस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले। एब्सोल्यूट कर दी दोनों केसेस बेल, और 0 केसेस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया अपने केसेस को, इसलिए मामन जी को बेल ग्रांट फरमा दी। और वी विल आर्गू ऑन दीज केसेस ऑन चार्ज। ये डिस्चार्ज के केसेस हैं, ये चार्ज मेड आउट नहीं होंगे, ये केस प्रोसिक्यूशन फेल हो गया। आज एफआईआर नंबर 137 और एफआईआर नंबर 148, जिसमें 3/10/2023 को ऑनरेबल श्री अजय कुमार शर्मा जी की कोर्ट ने एंटरिम बेल दी थी। आज उस पर बहस हुई सुबह 11 बजे, दोनों पार्टीज को सुना गया। बल्कि सरकार की तरफ से बेल को अपोज करने के लिए हाई कोर्ट का डबल एजी असिस्टेंट एडवोकेट ऑफ जनरल हाई कोर्ट सरकार की तरफ से उसने क्लियर किया, और हमारी तरफ से, मामन जी की तरफ से मैं था, ताहिर हुसैन रुपड़िया जी थे, मेहताब साहब थे, मुजीब साहब थे, इरशाद साहब थे और रमजान साहब थे, और हमारी बार के और मेंबर्स ने प्रेजेंट किया था। तो कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन करके रिजर्व रख लिया था 5:30 बजे के लिए ऑर्डर। अभी कोर्ट ने 5 मिनट पहले को अनाउंस किया है, जो एंटरिम बेल 3 तारीख को दी थी कोर्ट ने, उन दोनों केसों में कोर्ट ने आज उनको एब्सोल्यूट कर दिया है। डाइटिक रिपोर्ट आनी बाकी थी, डाइटिक रिपोर्ट के बिना पे इंटरिम बेल आज तक के लिए की थी, जो अदालत जनाब ने वो बेल एब्सोल्यूट कर दी है। क्योंकि डाइटिक रिपोर्ट में जो मोहम्मद खान जी के 2 मोबाइल फोन लिए गए थे, उनमें किसी तरह की कोई कमेंट या कोई इस तरह की पोस्ट नहीं पाई गई, और जिस बिना पे अदालत जनाब ने उस बेल को, जो इंटरिम बेल आज तक थी, उसको एब्सोल्यूट कर दिया है। और किसी तरह की अभी ये ऑर्डर आने के बाद पता लगा कि क्या कंडीशंस हैं। बाकी इन केसेस में, दोनों केसेस में कहता हूं कि ये 4 जो केस दर्ज किए हैं, पुलिस के पास आज तक इन चारों केसों में किसी तरह का कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई है। मैं कहता हूं कि चारों केसेस कैंसिल होने चाहिए। चार्ज पे हम आर्गूमेंट करेंगे। ये डिस्चार्ज के केसेस हैं, इनमें आज तक किसी तरह की कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मोहम्मद खान जी के खिलाफ नहीं है। खबर सिरसा से, जहां आशा वर्करों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही हैं आशा वर्कर। वहीं जिसको लेकर आशा वर्करों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव किया, जिस दौरान वर्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आज हमका डिप्टी दुष्यंत चौटाला को घेरने का पूरा प्लान था, और हमने पहले ही नोटिस दे दिया था कि हम आपकी कोठी को घेरने आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी पुलिस लगा दी हमारे आगे। इनको सोचना चाहिए था कि आशा वर्कर जब कोई गद्दी मांगने या कोई कुर्सी बंगला मांगने नहीं आई है,